गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की लाइव क्लास में। और आज से हम अपना ऑफिशियली पढ़ाई की जो शुरुआत है वो कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले 2 क्लास मैंने लिए थे। एक क्लास थोड़े से चीज़ों से अवेयर होने के लिए, दूसरी क्लास ओरिएंटेशन क्लास थी, तो उसे भी देखिएगा ज़रूर। और ये जो आज की क्लास है ये हमारी पहली क्लास होने वाली है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को लेकर, ठीक है। चलिए, जय श्री गणेश करते हैं, गणेश भगवान का नाम लेकर, ठीक है। मेरी आवाज़ वगैरह आ रही है सबको? क्लास स्टार्ट हो चुका है, रिफ्रेश करें लिंक को, ओके। चलिए, बस 2 मिनट वेट करिए, फिर क्लास शुरू करते हैं हम अपनी। धीरे धीरे चीज़ें लय में आने लगेंगी। शुरू है, तकलीफ़ होती है, आपको भी होगी। एडजस्ट करने में थोड़ा समय लग सकता है, 1 आध हफ्ते का, बट चीज़ें उसके बाद स्मूथ हो जाएंगी, ओके। क्लास स्टार्टेड। चलिए, तो काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और क्लास हम अपनी शुरू अब कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो क्लास हमारी होगी उसके लिए आपको कॉपी बनानी होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो क्लास में मैं बताते चल रहा हूँ उसको आप ऑन द स्पॉट तुरंत ही नोट करते चले। मतलब एक बात ध्यान में रखिए, आपका पर्पस नोट्स बनाना नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं क्लास के बीच बीच में आपको मोटिवेट भी करता रहूँगा, बीच बीच में एडिशनल ज्ञान भी देता रहूँगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा, कि जो लोग बहुत ही सुंदर नोट्स बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, एकदम फेयर नोट्स, लेकिन आज तक उनके एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाए। ये मैं हर सेशन में कहता हूँ, मैं कहूँगा भी आगे, ठीक है। तो पर्पस आपका एक सुंदर नोट्स बनाना नहीं होना चाहिए। आपके नोट्स बनाने का पर्पस सिर्फ इतना होना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम के अंतिम समय में, मतलब जब एग्ज़ाम होने वाला है, उस समय किसी एक सोर्स से सब कुछ तैयारी या रिवीजन कर सकें, ठीक है। अब वो सुंदर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इससे एग्ज़ाम निकलने का कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एकदम सुंदर हैंड राइटिंग, मैं यहाँ क्लास में क्लास वर्क नोट करूँगा फिर उसको फेयर करूँगा या करूँगी, ये गलती नहीं करना है। सिर्फ एक कॉपी बनेगी, बिल्कुल नोट्स बनेगा आपका। जो इन्फॉर्मेशन मैं क्लास में बता रहा हूँ उसको आप रिवीजन के समय, जो रिकॉर्डेड वीडियो होगा उसको देखते हुए नोट्स बना सकते हैं। और कुछ लगा कि आपको एडिशनल उसमें ऐड करना है तो बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लास वर्क नोट्स और फिर बाद में फेयर नोट्स, ऐसा काम आपको नहीं करना है जो आप स्कूल या कॉलेजेस में करते थे, ठीक है। नोट्स का पर्पस क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ऐसी कॉपी जिसमें सारे इन्फॉर्मेशन भरे हों, एग्ज़ाम के समय में रिवीजन करने के लिए। वो सुंदर दिखता है नहीं दिखता है, राइटिंग ख़राब है सुंदर है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। चीज़ें क्लियर? ठीक। पर्पस सिर्फ एक जानकारी होनी चाहिए आपकी उस कॉपी में, क्लियर है। और जब क्लास चल रही है तो पूरा फोकस होना चाहिए क्लास में जो बताया जा रहा है उस पर, समझने पे। हालांकि छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर चीज़ें फैक्ट है जिनको हमको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। रटना भी कहूँगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्लास में जो बताया जा रहा है कम से कम क्लास में याद करो, आप दिमाग में बैठाने की कोशिश करो। क्लास में बताई हुई चीज़ें अगर दिमाग में बैठ गई, याद हो गई, अगर क्लास में ही आपने रट्टा मार लिया तो आपको अपने कॉपी से रिवीजन करते समय रट्टा मारने के लिए कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, ओके। चलिए, तो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हेडिंग करेंगे छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ तो पढ़ रहे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ का भूगोल,
वाला पोर्शन पहले शुरू होगा। और ये तो हो गया आपका एक मेन टॉपिक। इसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय, फर्स्ट क्लास, ठीक है, सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन। छत्तीसगढ़ पढ़ रहे तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानना तो ज़रूरी है ना। तो छत्तीसगढ़ के भूगोल वाले टॉपिक से हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। और आपकी जो उसके अंदर आने वाली सब टॉपिक रहेगी वो रहेगा छत्तीसगढ़ एक सामान्य परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़। पहली क्लास है, छत्तीसगढ़ के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। स्टार्ट कर दूं? एक बार बोल दीजिए यस, थम्स अप, व्हाटएवर जो भी, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखो लाइव क्लास में क्या है कि मैं आप लोगों को देख नहीं पाता हूँ। ऑफलाइन क्लास में क्या है कि सब स्टूडेंट सामने बैठे रहते हैं, तो पूछो तो सर हिलता दिखता है ना, तो टीचर को लगता है कि हाँ बात कन्वे जो हो रही है। लेकिन ऑनलाइन क्लास में चूँकि छात्र दिखाई नहीं देते, तो टीचर का रिपीटिशन ऑटोमेटिकली होता है। रिपीटिशन मतलब बार बार बोलना, ताकि वो ये आश्वस्त कर सके कि बच्चों तक बात जा रही है, स्टूडेंट तक, ठीक है। तो इस कारण रिपीटिशन ऑनलाइन क्लास में हो ही जाता है। ओके, चलिए मैं कोशिश करूँगा काम की बातें ज़्यादा करूँ पढ़ाते समय। ओके, चलिए आइए। अब जो भी डाउट वगैरह रहेंगे कोशिश करिएगा कि जब मैं ख़त्म कर लूँ अपनी बातें उसके बाद पूछें क्लास के एंड में। आप नोट करते चले, जो भी कॉपी आपने पकड़ा है वहीं पर डाउट नोट कर लें चलती क्लास में अगर हो रहा है। और एकदम ही ज़्यादा उसी टॉपिक से रिलेटेड नेसेसरी डाउट है तभी कमेंट करें, अन्यथा कमेंट ना करें, ठीक है। ध्यान होना चाहिए पूरा, स्क्रीन पर ईयरफोन वगैरह लगा लें, अच्छे से सुनें। चलिए, छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय। अब सामान्य परिचय में क्या देखेंगे भाई, छत्तीसगढ़ राज्य जो है ये राज्य कब बना, कैसे बना, कब बना, इसकी राजधानी क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, यही सब बातें हैं जो आपको हर जगह अवेलेबल होती है, लेकिन फिर भी हम अपनी क्लास कर रहे हैं तो देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, सबसे पहले पॉइंट वाइज बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस, मतलब छत्तीसगढ़ स्वतंत्र राज्य जो हमारा बना 1 नवंबर सन 2000। कैसे बना सर? मध्य प्रदेश से अलग होकर। और किस कानून के तहत? मध्य प्रदेश पुनर्गठन, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000। ये वो कानून है, अधिनियम, ठीक है। ये वो कानून है जिसके तहत मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना। ध्यान रहे, जब संविधान में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं आर्टिकल 1 से 4 भारत संघ एवं उनके राज्य। तो उसमें राज्य कैसे बनेगा भारत के अंतर्गत, ये संपूर्ण बातें बताई गई है जो हम संविधान के विषय में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है कि जो भारत में कोई भी राज्य निर्माण होता है या राज्य का गठन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, ठीक है। तो एक तो होता है कि पहले से कोई राज्य स्थित है, उसी राज्य में से एक अलग से टुकड़ा निकालकर कोई अन्य राज्य बना लेना, जैसे छत्तीसगढ़ बना है या ज़्यादातर राज्य बनते हैं। लेकिन कुछ राज्य जो वैदेशिक शक्ति के अधीन थे लेकिन उनको भारत संघ में शामिल करके नया राज्य बनाया गया, जैसे सिक्किम, ठीक है, सिक्किम 1974। तो इस तरीके से भी राज्य बनते हैं। ध्यान रहे, भारत का एक पूरा क्षेत्रफल था शुरू से। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय राज्यों की संख्या कम थी। राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में, उसके तहत 14 राज्य बनाए गए। फिर समय समय पर राज्यों की मांग के हिसाब से अनेक राज्य भी बनते गए, है ना। तो पहले से स्थित कैसे बनेगा नया राज्य? मान लेते हैं मध्य प्रदेश था पहले, आपने पूरा मैप देखा होगा मध्य प्रदेश का, उसका दक्षिण पूर्वी भाग था छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश से अलग होकर बना दिया गया। तो पहले से स्थित मध्य प्रदेश राज्य से कुछ भूमि लेकर नए राज्य का गठन किया गया और इस प्रकार निर्माण हुआ है छत्तीसगढ़ का। और ये जिस अधिनियम से ये राज्य बनता है, इसको उस राज्य के नाम से हम कहते हैं, जो भी राज्य है फलाना फलाना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, ठीक है। इसमें संविधान संशोधन नहीं होता है, ध्यान रखें। इस प्रकार के जब राज्य बनाए जाते हैं तो वो संविधान संशोधन नहीं कहलाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो प्रोविजन है संविधान के अनुच्छेद 2 में दे दिया गया है, ठीक है। क्लियर है? अनुच्छेद 2, 3 नए राज्यों का गठन, निर्माण, ये सब संविधान की बातें हैं। क्लियर है या नहीं है? तो मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, मध्य प्रदेश से अलग होकर इस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को एक पृथक राज्य बना। अब हम आने वाले क्लासेस में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या कोई भी राज्य ऐसे ही बना दिया जाता है कि उसके पीछे कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होती है। ऑब्वियस ही बात है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होने के साथ साथ किसी भी राज्य के पृथक राज्य या स्वतंत्र राज्य बनने के लिए उसकी
आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। तो छत्तीसगढ़ राज्य क्या आत्मनिर्भर था, जिसके तहत ये मांग उठी और छत्तीसगढ़ पृथक राज्य बनाया गया? ये आने वाली क्लासेस में डिस्कशन करेंगे, समझते चलिएगा। ठीक है भाई। तो 1 नवंबर सन 2000 मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000, ठीक है, इस कानून के तहत पृथक छत्तीसगढ़ राज्य बना। भारत का ये उस समय का 26वां राज्य था। इससे पहले 25 राज्य बन चुके थे। जब छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना, ये भारत संघ का 26वां राज्य था। ठीक है। जस्ट इसी सन 2000 में 2 और राज्य बनाए गए। एक राज्य था उत्तराखंड, ठीक है, एक राज्य था उत्तराखंड जो बना 9 नवंबर सन 2000 को, और एक था झारखंड जो बना 15 नवंबर सन 2000 को। ठीक है। तो ये तीनों भाई भूलने नहीं है। छत्तीसगढ़ के साथ उत्तराखंड बना, झारखंड बना। छत्तीसगढ़ वाला 1 नवंबर को, उत्तराखंड बना 9 नवंबर को, और झारखंड बना 15 नवंबर को। क्लियर है। इसी कारण ज़्यादातर समय आपने देखा होगा जब राज्योत्सव छत्तीसगढ़ का चलता है तो उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ज़्यादातर बुलाए गए हैं, खासकर झारखंड के, क्योंकि जो इनका राज्योत्सव है, मतलब राज्य स्थापना वर्षगांठ, वो उसी समय लगभग पड़ता है नवंबर में। क्लियर। और इस तरीके से जब पहला छत्तीसगढ़ बना तो ये 26वां, उत्तराखंड 27वां और झारखंड भारत देश का 28वां राज्य बना। क्लियर। 28वां राज्य बना। क्या कमेंट करके बता सकते हैं वर्तमान भारत संघ में कितने राज्य हैं? चलिए आपकी अवेयरनेस का टेस्ट लेते हैं। खैर बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, है ना, जैसे अश्विनी कुमार है, ये हमारे साथ पिछले बैच में भी जुड़े थे। कोई और है ऐसा जो लास्ट बैच में जुड़ा था? एक बार कमेंट कर दें। अश्विनी कुमार जो है वो लास्ट सेशन में हमसे जुड़े हुए थे, इस बार फिर से जुड़े हुए हैं। स्वागत है अश्विनी कुमार आपका। और भी कोई ऐसा दोस्त है हमारे साथ जो लास्ट सेशन में जुड़ा था? वेरी गुड। वर्तमान में कुल 28 राज्य हैं। बहुत बढ़िया जवाब दिया राजकुमार और कौशल ने। अंजलि ने भी जवाब दिया, बहुत बढ़िया। श्रेया ने, संजय ने, वेरी गुड। सभी लोगों ने, जितने लोग जुड़े हैं सभी ने बोला कि भैया 28 राज्य वर्तमान में हैं। लेकिन अभी देखो इस समय सिनेरियो, सन 2000 तक 28 राज्य बन चुके हैं, 28वां राज्य झारखंड। कुछ समय बीता, आया 2014 और दिन था 2 जून का। एक नया राज्य अस्तित्व में आया भारत संघ में और वो था आपका तेलंगाना। ठीक है। तेलंगाना भारत संघ का 29वां राज्य था, 29वां। लेकिन आपको पता होगा सन 2018 धारा 370 हटाया गया और इस तरीके से जम्मू कश्मीर से एक पूर्ण राज्य का दर्जा हटाकर उसे बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, 2 अलग अलग। ठीक है। क्लियर है। तो 29 राज्य थे 2018 तक, लेकिन 2018 370 हटने के बाद जो जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा था वो हट गया और इस प्रकार राज्यों की संख्या फिर से हो गई 28 और वर्तमान में 28 ही चल रही है। एकदम क्लियर सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? खैर यहाँ तक सभी कोई, हर कोई बातें जानता होगा, लेकिन फिर भी चूंकि रिवीजन कर रहे हैं तो करना तो है ही, है ना। और ऐसे लोगों को भी देखना है जो एकदम शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं। तो 2 जून 2014 29वां राज्य तेलंगाना। अच्छा, कौन किससे अलग होकर बना है ये भी ध्यान रखना। आपको पता है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से पृथक होकर बना है। उत्तराखंड कौन से राज्य से पृथक होकर बना है आपको पता होना चाहिए? उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड किससे अलग होकर बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से पृथक होकर बना है उत्तराखंड। बिहार से पृथक होकर बना है झारखंड और आंध्र प्रदेश से पृथक होकर बना है तेलंगाना। ठीक है। ये सब इनके मातृ राज्य हैं जिनसे अलग होकर ये बने हैं। अब जैसे देखो, मान लेते उत्तराखंड बना होगा यूपी से अलग होकर, तो इस कौन से कानून के या कौन से अधिनियम के तहत बना होगा? तो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत बना होगा। ओके, क्लियर है? ठीक है भाई, इतनी जानकारी क्लियर है क्या? आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। चलिए सर, राजधानी वगैरह बताइए। राजधानी क्या है? छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं ना वापस। राजधानी क्या है भाई?
चलिए राजधानी के लिए 4 ऑप्शन दे दिया जाए, रायपुर, नया रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर। ये 4 ऑप्शन दे दिए जाए, क्या मारोगे? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, नया रायपुर, नवा रायपुर, अटल नगर, क्या मानोगे? तो खैर ये क्वेश्चन जो है विवादित हो जाएगा, ठीक है। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उस समय नया रायपुर था नहीं, तो उस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर ही रही। लेकिन फिर रमन सिंह जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में नया रायपुर जो है वो विकसित किया गया और नया रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी घोषित की गई। फिर 2018 में, मैं आपको डेट बताऊंगा, 21 समथिंग कुछ डेट है, अटल बिहारी वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री देश के, उनके नाम पर रमन सिंह ने नया रायपुर को नाम दे दिया अटल नगर। और फिर भूपेश बघेल की सरकार आई और उन्होंने नया रायपुर को चेंज करके कर दिया नवा रायपुर, ठीक है, नवा रायपुर। तो देखिए अभी राजधानी हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इस तरीके से, नवा रायपुर, नवा रायपुर, ब्रैकेट में कर दीजिएगा अटल नगर, ब्रैकेट में कर दीजिएगा अटल नगर, नवा रायपुर अटल नगर। तो भूपेश बघेल की जो सरकार आई उन्होंने अटल नगर को नहीं हटाया है, तो नवा रायपुर अटल नगर, हालांकि नवा रायपुर ही बोला उन्होंने आके। खैर ये राजनीतिक मुद्दा है, इस पर ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। तो राजधानी नवा रायपुर, ब्रैकेट में अटल नगर लिख सकते हैं आप। एकदम क्लियर है सभी को यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, ये जो अटल नगर घोषित किया गया, ये डेट याद आ गया, 21 अगस्त सन 2018। 21 अगस्त सन 2018 को भूतपूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह ने नया रायपुर को अटल नगर घोषित किया, ठीक है। 21 अगस्त सन 2018 को, एकदम क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो रायपुर है और नया रायपुर है, ये रायपुर के कौन सी दिशा और कितने दूरी पर स्थित है? अगर केंद्र माने तो इसकी भी जानकारी हमको मिलती है। देखो एक बात क्या है कि CGPSC का जो नेचर है आंसर ले लेने का, वो थोड़ा सा विवादित हमेशा से रहा है। ऑथेंटिक सोर्स उसका क्या है आज तक किसी को नहीं पता, ना ही छत्तीसगढ़ PSC किसी को बताता है। कई बार ये देखने को मिला है कि जो विकिपीडिया होता है उससे फैक्ट निकालकर उसी से वो CGPSC आंसर मान लेता है। इनके एक्सपर्ट सब कैसे हैं, क्या है, वो हमको मतलब वो किस आधार पे आंसर लेते हैं ये अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया, काफ़ी विवादित रहा है। लेकिन ऑथेंटिक सोर्स के तौर पे विकिपीडिया, ये थोड़ी सी हास्यास्पद बात है थोड़ी सी, कि विकिपीडिया को सोर्स मान लिया जाता है CGPSC के द्वारा। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, चूँकि CGPSC विकिपीडिया को एक सोर्स मानता है, तो ज़्यादातर चीज़ें भी है, कुछ चीज़ों को सर्च आप करेंगे तो विकिपीडिया में जानकारी मिलती है। तो उसमें एक जानकारी ये भी मिलती है कि जो नया रायपुर है, नवा रायपुर जिसको बोल रहे हैं अटल नगर, वो पुराने रायपुर से कहाँ पर और कितनी दूर पर है दिशा वाइज। तो ये भी आप ध्यान रख ले, कल के दिन में एग्जाम में पूछ देगा तो पता होना चाहिए। तो जो नया रायपुर है ना, ये रायपुर से लगभग, इसका केंद्र की बात कर रहा हूँ मैं, 17 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। ओके, दक्षिण पूर्व में स्थित है, ध्यान रहे, एकदम नोट करने पे ध्यान नहीं होना चाहिए, ये सब जानकारी हर जगह अवेलेबल है, ठीक है भाई। क्लास का पर्पस होना चाहिए क्लास में ही याद करना और ख़त्म करना चीज़ों को। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? मैं पूरा ये जोर लगाऊंगा कि क्लास में जो चीज़ें बताई जा रही है उसी समय आप याद करें और क्लास में ही चीज़ें ख़त्म करें, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा डेडिकेटली मतलब ये कोशिश करूँगा कि छात्रों को चीज़ें अच्छे से याद करवाई जाएं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ के 50 क्वेश्चन में कम से कम 45 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही। ये मेरा पूरा फोकस रहेगा, ठीक है। तो आपको क्लास में याद करवाएंगे, क्लास में चीज़ें याद करवाएंगे किसी तरीके से। बढ़ जाए आगे। अगली जानकारी जो हमको चाहिए कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य बना हमारा, ठीक है, ये जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 को, इस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? आपको पता है 5 ईयर प्लान 2012 तक चला, पंचवर्षीय योजना जो है 2012 तक चली,
ठीक है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना जो है वो समाप्त हो गई। 5 ईयर प्लान जो है वो शुरू से चलती आ रही थी भारत की आज़ादी के समय से, तो 2012 तक चली। उसके बाद पंचवर्षीय योजना जो है कंटिन्यू नहीं किया गया। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य सन 2000 में बना, कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उसका टाइम जो है कब से कब तक था, ये भी ध्यान रखना है। तो ध्यान रखें, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर सन 2000 को, इस समय चल रही थी भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इसका टेनियर क्या था, 1997 से सन 2002। इंग्लिश मीडियम वाले भी जुड़े हुए हैं साथ में, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर कोई टर्म वगैरह समझ में ना आए और मैं बताना भूल जाऊँ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो टेनियर क्या था 5 ईयर प्लान का, कार्यकाल कितना था, 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से सन 2000 तक का था। तो देखो इसी बीच में 2000 आ रहा है, मतलब 9वीं पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही थी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय। क्लियर है, बढ़ जाए। अब विभिन्न बिंदुओं पे चूंकि हम बात कर रहे हैं, अब अगला जो पॉइंट है वो हमारे लिए रहेगा क्या, हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल की। ये सारे इन्फॉर्मेशन देखो हर जगह अवेलेबल है। सर ये तो सब जगह दिए है, क्या आप खास पढ़ा रहे हो? तो भाई साहब और बहनें, ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन कब चुपके से CGPSC पूछ देता है पता नहीं चलता। ठीक है, तो क्लास में कवर होगा, तो आपको ये भी रहेगा कि हाँ सर ने बताया है, क्लास में हुआ है, तो कवर करते चलो। अल्टीमेटली कवर तो करना ही है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन ज़रूर है, लेकिन CGPSC ऐसे क्वेश्चन पूछ ही देता है, एकदम ईजी वाले भी। तो मैं उन लोगों को ये कह रहा हूँ जो एकदम एडवांस लेवल की तैयारी के पीछे पड़े रहते हैं ना, कि एकदम ज़्यादा हमको एडवांस पढ़ना है, उन लोगों का ना बेसिक पेपर जो आ जाता है, ईजी टाइप का पेपर जो आ जाता है, उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ये दिक्कत होता है। तो हमको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है, ओवरऑल तैयारी करनी है, ना तो एकदम ईजी पढ़ के जाना है, ना ही इतना डिफिकल्ट आ रहा है बोल के सिर्फ डिफिकल्ट चीज़ें पढ़ के जा रहे हैं, ईजी आया भसक गए, ऐसा भी नहीं करना है। ओवरऑल हर चीज़ पता होना चाहिए, CG में तो हर चीज़ पता होना चाहिए कम से कम आपको। ठीक है भाई, तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल कितना है, बोले एक साथ 135 191 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, 135 191 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 135 191 याद हो गया सभी को, 135 191 क्लियर है क्या, स्क्वायर किलोमीटर। अब यही पूछ दिया जाता है, ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। अब जब हम कृषि पढ़ते हैं ना, तो इसी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रफल को हेक्टेयर में हमको याद करना होता है। लेकिन मैं खिचड़ी नहीं बनाऊंगा, मेरा ये थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका रहता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि खिचड़ी ना बने। जनरली जब हम जिला दर्शन के तौर पे पढ़ते हैं ना, मैपिंग से पढ़ाइए सर, मैप से पढ़ाइए, जिसमें मैप में वहीं पर भूगोल भी बता दिया जाता है, वहीं पर आपका लोक कला संस्कृति पर्यटन भी बता दिया जाता है, वहीं पर सारी योजनाएं भी बता दी जाती है, वहीं पर इतिहास भी बता दिया जाता है। तो ये मुझे थोड़ा सा लगता है गड़बड़, वहीं पर खिचड़ी बना दिया, गड़बड़ लगता है मुझे। ठीक है, इस प्रकार की बनाई गई खिचड़ी ना डाइजेस्ट नहीं हो पाती है बाद में। और फिर ये देखा भी गया है कि इस प्रकार से मैप से पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन का फ़ायदा होता नहीं है। तो हम मैप से ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन टॉपिक वाइज मैप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो खिचड़ी बनाने से थोड़ा सा मैं बचता हूँ। तो जहाँ पर जो चीज़ ज़रूरी है वहाँ पर उसकी बात करेंगे। तो 135 191 क्षेत्रफल हो गया। अब यहीं पर मैं हेक्टेयर में भी बता दूँ, नहीं, पहले इसको फोकस करो। हेक्टेयर में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मैं बताऊंगा जब कृषि पढ़ेंगे, कृषि। क्लियर, तब उस समय उसको याद कर लेना। हर चीज़ एक ही जगह पे याद करना थोड़ी ज़रूरी, और होगा भी नहीं आपसे। तो 135 191 पहले याद होना चाहिए। अब बहुत सारी जगह पे आपको 135 192 भी दिखेगा, कुछ जगहों पर 135 194 भी दिखेगा। तो इतनी चिंता नहीं करनी सर 91 करें, 92 करें, 94 करें, मत करिए चिंता। ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी ही की दो तीन अलग अलग बुक्स हैं, उसमें एक में 91 दिया है, एक में 92 दिया है। अब बताइए क्या करेंगे। तो ऐसे चीज़ों की चिंता नहीं करनी है जहाँ पर एक ही प्रकार के उत्तर जो हैं वो अलग अलग सोर्स में अलग अलग दिए हैं। ठीक है, एक ही प्रश्न के उत्तर अलग अलग सोर्स में अलग अलग दिए हैं, और ये स्थिति छत्तीसगढ़ में हर टॉपिक में होती है। तो इसकी चिंता में डूबे बिना आपको तैयारी करनी है। वो देख लेंगे जब प्रश्न आएगा, उस हिसाब से प्रश्न जैसे एग्जाम में आएगा उस हिसाब से देख लेंगे भाई, है ना। चाहे 91 पूछा है कि 92, अब ऐसा तो देगा नहीं, दो ऑप्शन, एक में 191 पूछ दिया, 192 दूसरे पूछ दिया, वैसे तो इतना ईजी क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, तो ऐसी बातों की चिंता ना करें जो आप जुड़े हुए हैं। क्षेत्रफल क्लियर हो गया इतना।
अब इसमें से एक प्रश्न पूछ देता है कि ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है छत्तीसगढ़ का, ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का यह जो है, भारत के क्षेत्रफल का यह है 4.11%, 4.11%। भारत का कुल जितना भी क्षेत्रफल है उसका 4.11% एरिया यह छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ इंडिया इसका ले लेंगे क्या, 4.11% बाई 100 इज इक्वल टू एरिया ऑफ CG। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे लिया गया है। भारत का जो भी क्षेत्रफल होगा उसका 4.11%, अब परसेंट है तो बटे 100 लगाना पड़ेगा, बराबर छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। हालांकि ये रिलीवेंट नहीं है, इसको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बात समझ में। तो भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। क्लियर है क्या? अब इसमें से एक बात और निकल के आती है कि भैया ये जो क्षेत्रफल है ये मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा लेकर बनाया गया है। मध्य प्रदेश अपने आप में पहले एक पूर्ण राज्य था, छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया, तो उस मध्य प्रदेश से कितने प्रतिशत हिस्सा निकाल के छत्तीसगढ़ बनाया गया? तो वो था मध्य प्रदेश का 30.47% हिस्सा या भाग या क्षेत्रफल अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो ये जो क्षेत्रफल है ये मध्य प्रदेश का जो शुरू में था उसका 30.47% भाग अलग करके बनाया गया। क्लियर है क्या? जो मध्य प्रदेश था उसका 30.47% भाग या क्षेत्रफल अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो पुराने वाले मध्य प्रदेश का इतना प्रतिशत ये है। आपसे ऐसे कोई गणना करने नहीं बोलेगा, बस हाँ ये प्रतिशत में डेटा ध्यान में रख लीजिए, ये याद होना ही चाहिए। और जब हम इस प्रकार के ये क्षेत्रफल देख रहे हैं 135, 191 छत्तीसगढ़ का, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये देश का कौन सा बड़ा, कौन से क्रम का क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है। ठीक है, तो चलिए एक और पॉइंट लिख लेते हैं। 135, 191 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये भारत में 9वां बड़ा राज्य है, 9वां बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर ना, ये ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत का 9वां बड़ा राज्य है, 9वें क्रम का राज्य है। कुछ लोग बोलते हैं सर 10वां है, 10वां नहीं, 9वां है। क्यों भैया? जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया ना राज्य के दर्जे से, और जब जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटा दिया गया तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ बन जाता है 9वें क्रम का राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर एकदम? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हमारा जो है 9वें क्रम का क्षेत्रफल के आधार पर राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? 9th। तो क्षेत्रफल के बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर हो गई क्या भाई? बढ़े आगे, अगला पॉइंट क्या लेंगे? अब अगला पॉइंट लेंगे हम जनसंख्या। बेसिक परिचय, बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं। जनसंख्या, ये सब तो पता होनी चाहिए छत्तीसगढ़ के बारे में। जनसंख्या बताइए छत्तीसगढ़ की कितनी है? तो भैया इजी, सबसे पहले हमको पता है कि 2.55 करोड़। 2011 की जनगणना की डेटा ही है हमारे पास, 2021 में जनगणना हो नहीं पाई थी। तो उस समय से अभी तक तैयारी करने वाले अगर कोई होंगे तो ये डेटा तो उनको मतलब सपने में भी उठा के पूछ लो तो बता देंगे। 2.55 करोड़, 2.55 करोड़। क्या इतना याद करना सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। और नहीं तो पूरा डेटा आपको दे देते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? 2, 55, 45, ठीक है, यहाँ तक सफिशिएंट होगा। उसके आगे क्या है सैकड़ा में, वो उतना ध्यान में आपको नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। 2, 55, 45 इतना याद करो पहले। 2, 55, 45 इतना याद हो गया। लास्ट में जोड़ देना है 198। ये जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की 2011 जनगणना के अनुसार। 2,55,45,198। इसी को लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में 2.55 करोड़। ठीक है, 2.55 करोड़ हो गई जनसंख्या कितनी। अब यहां से ये भी प्रश्न आता है कि ये देश की जनसंख्या का कितना है। 125 करोड़ तकरीबन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। तो
उस 125 करोड़ में ये 2.55 करोड़ प्रतिशत में कितना निकल के आता है सर? तो निकल के आता है 2.11%। क्लियर? तो ये जो जनसंख्या है, ये भारत की जनसंख्या का 2.11% है। ठीक है, 2.11% है। हो रहा है याद? दिमाग में बैठ रही चीज़ें? जल्दी बताइए। 2.11% देश की जनसंख्या का, और जनसंख्या की दृष्टि से जो छत्तीसगढ़ है वो 16वां राज्य है। 16वां राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि मैं जनसंख्या ही बता रहा हूँ, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ से पहले 15 ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ से ज़्यादा है। ठीक है, हो गई भाई इतनी इन्फॉर्मेशन। ये है बेसिक इंट्रोडक्शन छत्तीसगढ़ का। तो क्या क्लास ख़त्म करें? नहीं, अभी क्लास ख़त्म नहीं होगी। तकरीबन मैं कोशिश करूँगा कम से कम 45 मिनट की क्लास तो लूँ ही, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम से कम समय में करूँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? जल्दी बताइए, फटाफट कॉपी का पेज पलटिए। अगर आप नोट कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ें अभी तक मैंने बताया क्विक रिवीजन होना चाहिए फटाफट अपने दिमाग में। चलिए, 2 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ। जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मेमोराइज़ करना भी ज़रूरी है उसी समय। चलिए, तब तक एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। रिवीजन 4 स्टेज में होगा आपका। जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन अगर आप करने में सफल नहीं हो पा रहे तो आप एग्ज़ाम में भी सफल नहीं हो पाएंगे। रिवीजन 4 कम से कम मिनिमम 4 स्टेज का होगा, 4 स्टेजेस। ठीक है, 4 चरणों में रिवीजन होगा। जैसे मैं जब आज की क्लास ले रहा हूँ, उस क्लास के बाद जब उसी दिन आप इस क्लास का रिवीजन करेंगे, वो इसको बोलते हैं डे वाइज रिवीजन। फर्स्ट डे वाइज रिवीजन। ठीक है, ऐसा रोज़ मैं जो पढ़ाऊँगा वो रोज़ का रोज़ रिवीजन होना चाहिए। सोने से पहले जो भी जैसा भी रोज़ का रोज़ रिवीजन होना चाहिए, जो भी चीज़ें पढ़ाए हैं उसका। और रिवीजन मतलब ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं, दिमाग में वो याद होना चाहिए। दूसरे स्टेज का रिवीजन होता है वीकली रिवीजन। ठीक है, हर सप्ताह जो भी पढ़ा है, उस सप्ताह जो भी पढ़ा है आपने, उस पूरे सप्ताह का रिवीजन किसी एक दिन, संडे हो गया या सैटरडे नाइट हो गया, वो होना चाहिए। इसको बोलते हैं वीकली रिवीजन। तीसरे चरण का जो रिवीजन होता है वो होता है मंथली रिवीजन। ठीक है, मंथली रिवीजन पूरे महीने में जो पढ़ा है अभी तक, वो पूरे महीने का रिवीजन होना चाहिए। अब एक दिन में तो होगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, उसके हिसाब से आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। 1 महीने की पूरी पढ़ाई हुई, 2 दिन स्लॉट निकाल लीजिए। छुट्टी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा आपको, संडे तो दे ही रहे, कई बार सैटरडे भी आप ऑफ रहेगा, और बीच में कुछ समस्या आती रहती है, जैसे मेरा तबीयत ज़्यादा ख़राब होता है तो उसमें भी आपको छुट्टी दिया जाता है। ठीक है, तो मंथली रिवीजन होगा उसी चीज़ का जो उस मंथ में आपने पढ़ा है। ठीक, और एक रिवीजन होता है, एग्ज़ाम टाइम रिवीजन को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, अब जैसे ये सब कुछ चल रहा है, मंथली रिवीजन कर लिया, उस मंथ में पढ़ा हुआ सब कुछ, फिर अगले मंथ की स्टडी आ गई, फिर अगले मंथ की स्टडी आ गई, ऐसे होकर 6 महीने हो गए। ठीक है, उस 6 महीने में फिर आपको पूरा रिवीजन करना है। इसको बोलते हैं 6 मंथली रिवीजन। 6 मंथली रिवीजन, क्योंकि ये बात तय है कि ये 3 स्टेज का रिवीजन सेम टॉपिक का हो चुका है। महीने के आखिरी दिन में जो रिवीजन करोगे वो उसी दिन भी हुआ रहेगा। ठीक है, उसी सप्ताह भी हुआ रहेगा, और वही मंथली रिवीजन मंथ के आखिरी में वो भी हुआ रहेगा। तो 3 स्टेज का रिवीजन किसी भी टॉपिक का हो चुका है। 6 मंथली रिवीजन मतलब 6 महीने हो चुके पढ़ाई के, और ऐसा आप करते जा रहे हैं तो इकट्ठा हो गया काफ़ी बड़ा पोर्शन। उस समय तक लगभग कोर्स पूरे हो जाते हैं, फिर उसमें रिवीजन में भागना है हमको, और ये वो समय होता है जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है। तो ये हो गए 4 स्टेज के रिवीजन। इनको कर लेने के बाद एक फाइनल रिवीजन, जिसको मैं काउंट नहीं करता हूँ, जो स्टूडेंट को करना ही होता है, इस कारण मैं काउंट नहीं करता हूँ,
वो स्टूडेंट झक मार के करता है, नहीं भी बताऊंगा तो भी करता है। जो एग्ज़ाम का 1 वीक बचा रहता है लास्ट का, 10 दिन मान लेते हैं, लास्ट 10 डेज, ये पूरा रिजर्व होना चाहिए रिवीजन के लिए। लास्ट 10 डेज, आखिरी के 10 दिन, जो इतना सब कुछ रिवीजन कर लिया है, आखिरी के 10 दिन में सिर्फ कॉपी का पेज पलटे कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। समझे? अगर आप ये कर पाएंगे तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा, अदरवाइज़ फिर रहने दीजिए। अभी से कह रहा हूँ, बाद में बोलना नहीं, बताया नहीं। क्यों होता है तबीयत ख़राब मेरा पता नहीं, मुझे जो है इस्नोफिलिया है, मतलब ब्लड में एक कंपोनेंट होता है, इस्नोफिलिक बोलते हैं, वो बढ़ा हुआ रहता है। तो इन्फेक्शन वगैरह मुझे होते रहता है, मतलब सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, फीवर, ये सब मुझे जनरली लगा रहता है। जिसका इस्नोफिलिक बढ़ा रहता है ना, उनके साथ ये समस्या है, तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ रहती है इसकी। तो आप ये पाएंगे कि मेरी तबीयत जो है, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि क्लास कैंसिल ना हो, लेकिन फिर भी चलिए, खैर ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर है क्या? ये होनी चाहिए भाई, बोलना नहीं, बताया नहीं सर ने ओरिएंटेशन में, तो अभी बता दिया, और बीच बीच में ऐसा ज्ञान मिलता रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर सभी को? ये होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, सीधी बात है। रिवीजन नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, रिवीजन नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। और ये स्टेजेस में कर लो, बेटर है। अगर आप बोलोगे रोज़ पढ़ रहा हूँ, रोज़ तो कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, तो फिर ना ये करोगे ना तो बहुत दिक्कत जाएगी। ये तभी ईजी रहेगा या तभी कर पाओगे जब ये और ये फॉलो कर रहे हो। समझे? चलें बढ़ जाएं आगे। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, रिवीजन कर लिए। अब हमको क्या करना है? देखिए, लेक्चर 1 का प्लान था बेसिक इंट्रोडक्शन, मैप, सीजी का मैप आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो वो मैप की चर्चा भी हम कर लेंगे। और आज ही के लेक्चर में एक लेक्चर प्लान ये भी था कि भाई आपको उसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताएं, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ छत्तीसगढ़ का मैप, जिसमें आपको 33 जिले क्लियर होने चाहिए कि कहाँ पर है वो, ठीक है? चलिए अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के नक्शे की। छत्तीसगढ़ का मानचित्र, और मेरा जो मानचित्र बनाने का तरीका है वो थोड़ा अलग है। मेरा मानचित्र बनाने का तरीका जो है थोड़ा अलग है, छत्तीसगढ़ का मानचित्र, ठीक है? मैं देखना मैप कैसे बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम किसको बोलते हैं? जो बक्सा बक्सा करके बनाया जाता है उसको ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। तो मैं वो बनाता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे हमको ये पता चल जाता है किस जिले की सीमा किसको स्पर्श करती है अच्छे से। ओरिजिनल मैप ड्रॉ करोगे, उसमें ओरिजिनल जैसा जिला दिखता है वैसा ड्रॉ करोगे, बहुत समय जाता है। लेकिन ऐसे मैप की भी आपको तैयारी होनी चाहिए जिसमें आप तुरंत पता कर सको कौन से जिले की सीमा किसको स्पर्श कर रही होती है। हालांकि ज़रूरत पड़ता नहीं है, अभी तक ये नहीं पूछा जाता है कि इस जिले की सीमा इसको स्पर्श की गई है, नहीं की गई है, ये अभी तक नहीं पूछा है। लेकिन छात्रों के बीच में क्रेज़ बहुत ज़्यादा है कि सर ये इस जिले की सीमा इसको स्पर्श करती है, पता होना चाहिए, चलो मान लेते हैं। इसी उद्देश्य से मैं ये मैप आपको क्लियर कराता हूँ। चलिए, अगर साथ साथ बनाते चलेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो पहले देख लीजिए फिर बना लीजिएगा, ठीक है? फ्री हैंड ड्रॉ करूँ, क्या करूँ? चलो फ्री हैंड ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले बना दिया, ये हो गया बस्तर संभाग, ठीक है? जस्ट इसके ऊपर मैं बनाऊंगा 2 संभाग, एक दुर्ग संभाग, एक रायपुर संभाग, हो गया। इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, बिलासपुर संभाग, और फिर सबसे ऊपर मैं बनाऊंगा, आपको पता होगा भली भांति, सरगुजा संभाग, ठीक है? ये फ्री हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, देखते चलना। पहले मैं बना लेता हूँ, देखना कितने जल्दी क्लियर होता है ये, ठीक है? ये मैंने बना लिया बस्तर संभाग, ये मैंने बना दिया दुर्ग और रायपुर, बिलासपुर संभाग, सरगुजा संभाग, ठीक? चलिए अब इस पे जिले पूरा करते हैं, देखते चलिएगा। देखिए, यहाँ पर से एक रेखा करनी है ऐसी, एक करनी है ऐसी, एक करनी है ऐसी, एक ऐसी और एक ऐसी। देख लीजिए, बस्तर संभाग के 7 जिले पूरे हो रहे हैं? हाँ, नहीं हो रहे, तो एक वर्टिकल लाइन खींचनी पड़ेगी ऐसे। क्लियर? बीच बीच में आवाज़ आए तो इग्नोर करिएगा, मेरी छोटी बच्ची है 1.5 साल की, तो आवाज़ करते रहती है, अब उसको तो रोक नहीं सकते, है ना? चलिए, तो देखिए बस्तर संभाग के 7 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। फिल बाद में कर लेंगे, कौन कौन सा जिला है बाद में फिल कर लेंगे, ठीक है? चलिए आइए,
अब ऊपर आ रहे हैं, हम रायपुर संभाग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा थोड़ा नीचे से एक ऐसी लाइन और खींच लीजिएगा, ऐसे एक बक्सा और बना दीजिएगा, ठीक है। ये जो लाइन दिख रही है, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले मुझे बताओ, चीज़ें क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है आपको? चीज़ें आपको क्लियर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? ये जो लाइन गई है ये कांकेर है, कांकेर की ये वाली लाइन जो गई है उसकी बाईं तरफ से ये बाईं तरफ से एक वर्टिकल लाइन खींचनी है आपको, ऐसी ऊपर की तरफ, ठीक है। रुक जाइए, ऐसे इस लाइन के हल्के बाईं से, ये जो लाइन यहाँ जाके मिल रही है उसके हल्के बाएं से ऊपर एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। एक पैरेलल लाइन और खींच दीजिए ऐसी, ठीक है। ये दुर्ग संभाग है, ये रायपुर संभाग है। आइए खंड बनाते हैं। एक खंड बनाइएगा यहाँ पर, एक खंड बनाइएगा, अभी खंड बनाना सीख रहे हैं, एक खंड बनाना सीख रहे हैं अभी। एक खंड बना दिया इधर, ये बन गया राजनांदगांव, ये बन गया कवर्धा। अब चूंकि 33 जिले हो चुके हैं, क्या बाद में बनाएंगे 33 जिले को? साथ में बनाते चलते हैं, क्या दिक्कत है? आओ, यहाँ पर एक छोटा सा अलग से एक सेक्शन ऐसा दे देना, एक सेक्शन नीचे अलग दे देना। मतलब राजनांदगांव का बंटवारा हो गया 3 भागों में। एक हो गया खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई, KCG बोलते हैं, और एक मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। तो ये राजनांदगांव के 3 बंटवारे हो गए इतने। अब कैसे पार्टीशन करें सर? अब कैसे पार्टीशन करें? देखो यहाँ पर ये बक्सा बन जाने के बाद देखो, ये दूसरे और तीसरे नंबर के बक्से से बीच से एक डंडी ऐसी, एक डंडी ऐसी, इसके बीच से एक डंडी ऐसी, और इस वाले खाने के बीच से एक डंडी ऐसी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ये आपका दुर्ग संभाग क्लियर हो गया। रायपुर संभाग बनाते हैं भाई। रायपुर संभाग बनाने के लिए क्या करेंगे? रायपुर संभाग बनाने के लिए ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर एक लाइन और ये वाली लाइन के ऊपर एक लाइन। ध्यान रहे जो जैसी लाइन है वैसे ही बनेगी, और बीच वाली, इस बीच वाले बक्से से गई एक लाइन ऐसी। हो गया दुर्ग संभाग पूरा, रायपुर संभाग पूरा खत्म, ठीक है। बिलासपुर संभाग की तरफ आगे बढ़े। ये वाली जो लाइन दिख रही है, ये वाली बीच वाली, ठीक है। कुछ दूसरा कलर का पेन ले लेते हैं, दूसरा कलर का पेन सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नज़र आए, मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ये वाली जो बीच वाली लाइन दिख रही है, इससे ऐसा करते हुए यहाँ पर एक लाइन जोड़ देना। मतलब ये वाली लाइन इस रेखा के दाएं तरफ जाएगी। एक वर्टिकल लाइन खींच लेना ऐसी, ठीक है, और यहाँ पर एक लाइन खींच लेना ऐसी। ध्यान रहे जो जैसा खींचा है वैसे ही बनेगा एग्जैक्टली, ठीक हो गया। इधर से क्लियर, ठीक। यहाँ पर से थोड़ा आप एक्सटेंड करिए और इसको मिला दीजिए ऐसा। बिलासपुर संभाग बना रहे हैं। यहाँ पर से एक लाइन जाएगी ऐसी, ठीक। यहाँ पर से ये रायगढ़ पूरा था, लेकिन इसका विभाजन हो गया है सारंगढ़, दक्षिणी भाग सारंगढ़, बिलाईगढ़, एक नया जिला। तो ये सारंगढ़, बिलाईगढ़, और यहाँ पर से जांजगीर चांपा का विभाजन होते हुए एक नया जिला, इस प्रकार, जिसको बोलते हैं शक्ति, ठीक है। देखते चलिए और बनाते जा रहे हैं साथ में, कोई हर्ज नहीं है मुझे आपको बताने में इतना समय लग रहा है, लेकिन जब आप खींचने जाएंगे खुद से बहुत कम समय लगेगा। बिलासपुर संभाग पूरा, बिलासपुर संभाग हो चुका है पूरा। अगला जो आप पॉइंट बनाएंगे, आइए इसको ऐसा बढ़ाइए, इसको ऐसा बढ़ाइए। अब आप समझ गए होंगे ये होगा आपका सबसे उत्तर पूर्व जिला जशपुर। तो यहाँ पर देखिए इस रेखा से हट के है थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, वैसे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर एक रेखा गई है, उसके इस तरफ से एक वर्टिकल लाइन, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन, बीच से एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये हो गया पूरा। और यहाँ पर एक लाइन और, खत्म, फिनिश, बन गए सारे। 1 2 3 4 5, ये हो गया छत्तीसगढ़ के पूरे 33 जिले, काउंट कर लीजिए। ध्यान रहे ये वाली लाइन और ये वाला लाइन थोड़ा ये इधर है और ये उधर से गया है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान जरूर रखें। यहाँ पर ये गैप है, वो इसलिए कि कौन किसको स्पर्श करती है ये भी ध्यान रखना होता है, कौन किसको स्पर्श नहीं करती ये भी ध्यान रखना होता है। आइए फिल करें, चलिए। अब कौन कौन सा जिला है इसको हम फिल करते चलते हैं नीचे से। देखिए कांकेर, कांकेर, ठीक है, कांकेर के नीचे नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे बीजापुर, ऊपर की तरफ वापस आ जाए कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे बस्तर, ये आपको छोटा सेपरेट दिखाई दे रहा है दंतेवाड़ा,
और ये सबसे नीचे सुकमा। क्लियर एकदम? 7 जिले क्लियर हो गए बस्तर के। बस्तर के 7 जिले क्लियर है क्या? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा। कौन किसको स्पर्श करता है भली भांति आप देख लीजिए। ये दंतेवाड़ा आपका नारायणपुर स्पर्श नहीं करेगा, देख लो सेपरेट है। बस्तर बीजापुर स्पर्श करेगा लेकिन बस्तर नारायणपुर स्पर्श नहीं करेगा। कोंडागांव हल्का सा बीजापुर को स्पर्श करता है, कोंडागांव हल्का सा बीजापुर को स्पर्श करता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा हो पैसेज जो है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ से सब कुछ क्लियर हो रहा है कि मुझे कौन सा स्पर्श हो रहा है कौन सा नहीं। इस मैप का यही फ़ायदा है कि आप ड्रॉ भी तुरंत कर सकते हैं और ये भी पता लगा सकते हैं कौन किसको स्पर्श कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है क्या? देख लो, जैसे मैंने बोला कोंडागांव बीजापुर को हल्का सा स्पर्श करता है, दंतेवाड़ा बस्तर को करेगा, सुकमा का करेगा, बीजापुर को करेगा, नारायणपुर को नहीं करेगा, बस्तर नारायणपुर को नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये सब कुछ क्लियर हो रहा है। जहाँ पर डाउट है बढ़े आगे, आइए आइए देखते हैं अगला। अब हम बढ़ते हैं दुर्ग संभाग की तरफ। ये सबसे ऊपर वाला कवर्धा कबीरधाम जिसको बोलते हैं। नीचे आएंगे तो ये पूरा राजनांदगांव था, इसके 3 भाग हो चुके हैं। सबसे उत्तरी भाग राजनांदगांव का नया जिला जो बना इसको बोलते हैं केसीजी, खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। तो क्या लिख देंगे? केसीजी। ये राजनांदगांव और नीचे राजनांदगांव का दक्षिणी भाग का भी विभाजन हो चुका है जिसको बोलते हैं मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। एमए करके अलग हो गया और कहला गया एमएमए। मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, राजनांदगांव। केसीजी का फुल फॉर्म खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई और के से कबीरधाम। जस्ट इसके बगल में ये है बेमेतरा। दिक्कत चल रही है अभी, है ना, दंगे चल रहे हैं इधर। बेमेतरा के नीचे दुर्ग के नीचे बालोद। हो गए 4, 3, 7 जिले इसमें भी। जब 28 जिले थे तो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर राजनांदगांव हुआ करता था, लेकिन 33 जिले बन जाने के बाद सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर अब कोरबा हो गया है। अब राजनांदगांव बड़ा जिला नहीं रहा। आइए रायपुर जिले की तरफ, हम रायपुर संभाग की तरफ बढ़ते हैं। ये रायपुर संभाग है, अभी भी इसमें सबसे कम जिले हैं 5 जिले। बाकी सभी संभाग में आप देख लो 5 जिलों से ज़्यादा है। रायपुर संभाग ऐसा है जिसमें सबसे कम जिले हैं। कितने हैं? 5। ठीक है, जैसे देखो सबसे ऊपर वाला है ये बलौदा बाजार, ये है रायपुर राजधानी, ये है नीचे धमतरी, ये है महासमुंद और ये है गरियाबंद। क्लियर? पेन का कलर चेंज करते हैं, आइए। यहाँ तक क्लियर है क्या? ऊपर बिलासपुर संभाग की तरफ आते हैं। ये हो गया मुंगेली, ये हो गया गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, जीपीएम। ये हो गया बिलासपुर। बिलासपुर को ऐसा क्यों बनाया मैंने? बिलासपुर को ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि बिलासपुर बलौदा बाजार को टच करेगा, मुंगेली को टच करेगा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही को टच करेगा। लेकिन बिलासपुर की सीमा ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करेगी। इस बात का ध्यान जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं, ये देखेंगे ये आपका है कोरबा, ये आपका है क्या? जांजगीर चांपा। ये और इसी से अलग होकर ये जो पोर्शन बन गया ना ऐसा कटा हुआ, ये हुआ शक्ति नवनिर्मित जिला। ये है रायगढ़ और ये इसके नीचे सारंगढ़, बिलाईगढ़, एसबी नवनिर्मित जिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले पूरे जिलों के नाम क्लियर कर लेते हैं। ऊपर नवनिर्मित जिला क्या है? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, एमसीबी बोलते हैं। साइड वाला कोरिया, ऐसा इसलिए बनाया कोरिया को क्योंकि कोरबा को टच करता है, इसकी जो सीमा है। साइड वाला है सूरजपुर, ये ऊपर वाला है बलरामपुर, ये नीचे वाला है आपका सरगुजा और ये है जशपुर। लो खत्म। ठीक है, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है अच्छे से? यहाँ तक कवर कर पाए क्या बताएंगे एक बार कमेंट करके, अगर हो जाए तो। 2 मिनट का समय मैं देता हूँ, देख लो अच्छे से। जहाँ पर जो जैसा रेखा गई है वैसे ही एग्जैक्टली आपको बनाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
अभी अब क्लियर हो गया है, ठीक। तो ये है ब्लॉक डायग्राम छत्तीसगढ़ का, जिसमें आप जिलों की स्पर्श रेखा, सीमा रेखा अच्छे से बता सकते हैं और कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं। इवन अगर आप ऐसा रिप्रेजेंटेशन ब्लॉक डायग्राम बोलकर मेंस में भी करते हैं तो एक अलग प्रभाव पड़ेगा चेक करने वाले पे। कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो, ओरिजिनल मैप बनाने जाएंगे और उसमें फिर एक एक जिला हम दर्शाएंगे तो करके देख लीजिए कितना टीडीएस है, या तो उसी में महारत हासिल कर लीजिए मैप बनाने में, है ना। तो मानचित्र बनाने वाले बन जाएंगे आप, तो उसी में महारत हासिल कर लीजिए। तो महारत हमको हासिल करनी नहीं है, हमको तो एग्ज़ाम निकालना है, हमारा काम होना चाहिए, और काम निकालने के लिए ये मैप परफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बताता हूँ ब्लॉक डायग्राम छत्तीसगढ़ का, जिसमें कौन सी जिला किसको स्पर्श कर रही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने ऐसा क्यों बनाया, सर इस रेखा के इधर ये कांकेर वाली लाइन क्यों बनाया, क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसी रेखा है और ये धमतरी है, और मैं कोंडागांव को अगर इधर बना देता, मान लो तो कोंडागांव को मैं ऐसे बना देता, तो उससे क्या नज़र आता कि कांकेर धमतरी को स्पर्श नहीं कर रहा होता। अगर मैं कांकेर की रेखा को इधर बना देता ना, तो इससे क्या नज़र आता कि ये कांकेर धमतरी को स्पर्श नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं बनाया, मैंने ये रेखा जाकर धमतरी को टच कराई। धमतरी की थोड़ा इधर तरफ है, देख लो ये वाली जो रेखा है, इसका मतलब है धमतरी की सीमा जो है कांकेर की सीमा को स्पर्श करती है। और इस तरीके से एक और चीज़ इससे निकल के आता है कि ये कोंडागांव की सीमा, जब ये रेखा ऐसे जा रही है ना, ये रेखा जब ऐसे जा रही है तो कोंडागांव बालोद को स्पर्श नहीं कर रहा है, जो नहीं करता। तो दो चीज़ें इससे निकल के आ रही है, एक धमतरी कांकेर को स्पर्श करेगा और एक कोंडागांव बालोद को स्पर्श नहीं करेगा। तो इस रेखा से ये क्लियर हुआ। और इसी प्रकार, इसीलिए मैंने बोला है आपको कि जो जैसा मैंने बनाया है, जिधर साइड बनाया है वैसा ही बनना चाहिए। जैसे देख लीजिए इधर, यहाँ पर ऐसा क्यों बनाया मैंने, ये रायगढ़ को ऐसा क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं बनाया मैंने। इससे क्या होता है, जशपुर कोरबा को टच करने लगता, जो कि नहीं करता है वो। बात समझ में? जब रायगढ़ की बाउंड्री मैंने ऐसे बना दी और जशपुर की बाउंड्री थोड़ा खिसका के मैंने ऐसे बनाई, तो इससे ये सुनिश्चित हुआ कि जशपुर जो है कोरबा को स्पर्श नहीं करता है, वहीं सरगुजा कोरबा को स्पर्श करता है। ये देख लो, यहाँ पर है स्पेस, ये देखो। क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, जल्दी बताएं भाई। ये बीच में रखा ना मैंने ये वाली लाइन, तो ये सरगुजा की ये वाली जो पोर्शन है ये कोरबा को स्पर्श कर रही है, सरगुजा रायगढ़ को स्पर्श कर रही है, लेकिन जशपुर कोरबा को स्पर्श नहीं कर रही है। एमसीबी कोरबा को स्पर्श करेगा, कोरिया कोरबा को स्पर्श करेगा, सूरजपुर कोरबा को स्पर्श करेगा, बिल्कुल करेगा। आई बात समझ में? शक्ति को ऐसा क्यों बनाया सर, वर्टिकल क्यों नहीं किया? क्योंकि शक्ति जो है बलौदाबाजार को स्पर्श नहीं करता है, शक्ति बलौदाबाजार को स्पर्श नहीं करता है। एकदम क्लियर? हाँ या ना, जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई, बाकी लोग भी बना लेना ना मैप देख के, मतलब वीडियो को दोबारा देख के बना लेना। मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो जैसी रेखा बनी है, क्यों मैंने उसको ऐसा बनाया है, ये क्लियर हुआ क्या? अब इससे कुछ भी बता लो, फिर अब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ये जिला जो है इसको स्पर्श कर रहा है, आप रटते बैठे हो। सर कोरबा जो है, सॉरी कोरिया जो है सर इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको रटते बैठे हो, नहीं करना है भाई। ये मैप अपने आप में कंप्लीट है, कुछ भी बता सकते हो। 2 मिनट से कम का समय लगेगा इसको खींचने में, आपकी ऐसी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। आपके सामने ही किया है मैंने, हालांकि 2 मिनट से ज़्यादा लगा है, बट आपको बताना भी तो पड़ रहा था साथ साथ, इस कारण ज़्यादा लगा है। तुरंत फटाफट खींचिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। 10-15 मिनट की प्रैक्टिस में 1-2 बार आपको बनाना पड़ेगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बाकी लोग के कमेंट नहीं है लगता, बाकी लोग अभी भी पेन ही चला रहे हैं। हाँ जी, ठीक। अब देखिए, ये तो हो गया कौन सी जिला किसको स्पर्श करती है। दूसरे तरीके से अगर मैं और बात करूं तो अब ये हमको देखना है कि कौन से राज्य छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, कौन कौन से राज्य छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं, तो ये भी तो देखना ज़रूरी है, राइट। तो चलिए बनाते हैं, कौन से राज्य किसको स्पर्श करते हैं। ऊपर से शुरू करें। सबसे पहले बलरामपुर से ना ऐसा बना लेना, ऐसा ये फनल जैसा बना लेना, इसको फनल बोलते हैं, फनल, एक फनल जैसी आकृति बना लेना, और ये हो जाएगा यूपी। तो बलरामपुर
का थोड़ा हिस्सा टच होता है सबसे पहले यूपी से, ऐसा फनल जैसे बना दिया, मतलब ये यूपी का बाउंड्री हो गया। यूपी के दाएं तरफ आ जाएगा झारखंड, ठीक है, कहाँ तक, जशपुर तक। तो ये ऐसा मैंने कर दिया, ये यूपी की बाउंड्री हो गई और यहाँ पर आ जाएगा झारखंड, JH, झारखंड लिख दिया मैंने, ठीक है। जशपुर से लेकर पूरा नीचे सुकमा तक, यहाँ तक मैं कर देता हूँ, पूरा यहाँ तक बाउंड्री कर देता हूँ मैं, और ये हो जाएगा उड़ीसा, ओडिशा, ठीक। जशपुर से शुरू करते हुए पूरा यहाँ सुकमा तक, सुकमा के इस वाले हिस्से तक आपका रहेगा उड़ीसा, उड़ीसा स्पर्श करेगा। क्लियर है? यहाँ से लेते हुए यहाँ तक ले लेना ऐसा। अब यहाँ पर दूसरा कलर मैं यूज़ कर लेता हूँ, देख लेना थोड़ा सा, ये यहाँ तक ऐसा, यहाँ से लेते हुए यहाँ तक। ये जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से से लगा हुआ जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, प्रश्न भी पूछा था कि छत्तीसगढ़ की कौन सी सीमा जो है, ये ऐसा पूछा था कि छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा को स्पर्श करता हुआ राज्य कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ के ठीक दक्षिण में है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अब आप बोलोगे साहब दक्षिण तो एकदम ऐसा है, भैया मैप भी तो वैसा बनाया ना हमने, ओरिजिनली बनाया है। तो यहाँ सुकमा से ही सुकमा तक आंध्र प्रदेश है, और इसी सुकमा से फिर यहाँ से शुरू हो रहा है आपका क्या, तेलंगाना। क्लियर? कहाँ तक रहेगा, बीजापुर तक रहेगा, बीजापुर तक ऐसा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर ऐसा तक रहेगा क्या आपका, तेलंगाना। 2 जिलों को स्पर्श करता हुआ। तो ये दक्षिण तेलंगाना क्यों नहीं है, क्योंकि तेलंगाना दक्षिण पश्चिम है, दक्षिणी हिस्से के तौर पे, दक्षिणी राज्य के तौर पे आंध्र प्रदेश को लिया गया था। तो छत्तीसगढ़ की सीमा के ठीक दक्षिण में कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश, जबकि दक्षिण पश्चिम में है तेलंगाना। क्लियर? इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। बीजापुर से ही शुरू करते हुए आप जाएंगे ऊपर की तरफ पूरा, वो पड़ेगा मध्य प्रदेश। क्लियर है? पूरा पड़ेगा मध्य प्रदेश। अब बीजापुर से पूरा ले लो, ये बीजापुर से लेकर पूरा मतलब यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, ये ऐसा, ये पड़ेगा आपको MP। नहीं, माफ़ करो, गड़बड़ कर दिया मैंने, महाराष्ट्र गायब कर दिया, सॉरी, राजनांदगांव तक वो पड़ेगा ना महाराष्ट्र, माफ़ करो, ये राजनांदगांव, ये पड़ेगा पहले महाराष्ट्र, ठीक है भाई, सॉरी, महाराष्ट्र, हाँ भूल गया था, सॉरी। और फिर यही राजनांदगांव से शुरू करते हुए पूरा यहाँ तक, ये अब आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश। अब देख लीजिए कितने कितने जिले को स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर से आपका काम बन जाएगा। क्लियर भाई? बनाना, देखो यार, अगर ये बनाना कठिन लग रहा है ना, तो फिर ओरिजिनल मैप तो भूल ही जाओ, और ओरिजिनल मैप तो बना ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इस प्रकार के मैप की ज़रूरत अगर कभी भविष्य में पड़ जाए तो ये ज़रूरी हो जाती है। आपको ओरिजिनल मैप मैंने बनाने को कहा नहीं, ब्लॉक डायग्राम इज़ ऑलवेज ईजी टू मेक, है ना। ब्लॉक डायग्राम हमेशा जो होता है ईजी होता है, और ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से बनाया है, कठिन नहीं है, रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कठिन नहीं है। जैसे जैसे मैंने बनाया है वीडियो को फिर से देख के बना लेना, ये तो फ़ायदा है ना ऑनलाइन क्लास का। क्लियर? अभी जैसे देखिए काउंट करें तो कौन किसको कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है। देखो उड़ीसा कर से चालू करें, जशपुर को 1 2 रायगढ़ 3 4 5, धमतरी को भी स्पर्श कर रहा है, कोंडागांव को भी स्पर्श कर रहा है, बस्तर को भी स्पर्श कर रहा है, सुकमा को भी। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सुकमा को भी स्पर्श करता हूँ। कुल 9 जिलों की सीमा को स्पर्श कर रहा है उड़ीसा, ठीक। आंध्र प्रदेश केवल 1 जिले को स्पर्श कर रहा है, वो है सुकमा और बीजापुर 2 जिले को स्पर्श कर रहा है तेलंगाना, तो 2 जिले लिख दिए। महाराष्ट्र की बात करें तो बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, MMA मतलब मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी, नया जिला राजनांदगांव, मतलब 1 2 3 4 5, महाराष्ट्र 5 जिलों को स्पर्श करेगा। ये चेंज हो रहे हैं सारे, ये चेंज हो रहे हैं, पहले उड़ीसा का 7 लेते थे, ठीक है क्या? क्लियर? 8 लेते थे, माफ़ करो। महाराष्ट्र का भी चेंज हो गया, 4 होता था पहले, 5 हो गया, क्योंकि देखो मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी आ गया इधर। यहाँ से काउंट करते हैं मध्य प्रदेश का, तो देखो राजनांदगांव से शुरू करना, 1 2 3 4 5, इसको नहीं काउंट कर लेना, 5 6 7 8 9,
क्लियर है? तो ये सारे लगे हुए राज्य छत्तीसगढ़ की इतनी इतनी जिले की सीमा को स्पर्श करते हैं फ्रेंड्स। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? तो ये छत्तीसगढ़ का बेसिक परिचय, जिसमें आपने छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जानकारी हासिल की, जिसमें छत्तीसगढ़ कब बना, कैसे बना, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन, और छत्तीसगढ़ में कितने ज़िले हैं, कौन किसको स्पर्श करते हैं, सामान्य परिचय। नेक्स्ट क्लास जो कल की क्लास होगी 11 बजे ही होगी, ध्यान से सुन लीजिए। कल शनिवार है, तो शनिवार का शेड्यूल तो वैसे ही हमने 11 बजे रखा है। आज कुछ परिस्थितियों के फलस्वरूप हमने क्लास को 11 बजे किया है, लेकिन जो रेगुलर टाइमिंग है वो 8 बजे सुबह ही है, ठीक है। शनिवार को 11 बजे, तो कल शनिवार है तो कल तो 11 बजे ही होगी क्लास। मंडे से फिर से सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी क्लास, ठीक है। तो कल की क्लास में हम थोड़ा और जोग्राफिकल पोर्शन मैप के थ्रू देखेंगे, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार छत्तीसगढ़ का, और कुछ आगे की बातें। तो कमेंट करके बताइए दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब अगर किसी को डाउट है, कोई समस्या है, कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन देना हो, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 5 मिनट बना हुआ हूँ आपके साथ, जल्दी बताइए। सबसे पहले बताइए चीज़ें क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना में? फोकस, सॉरी, फोक सॉन्ग्स। भैया सीजी मेंस का सिलेबस क्या है? थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा ना आपको। हाँ, ओरिएंटेशन क्लास जो मैंने लिया था फर्स्ट डे, तो यही तो बताया था कि मेंस के सिलेबस में क्या क्या है। फर्स्ट क्लास से शुरू करिए प्लीज़। थोड़ा बाद में हो सकता है एडमिशन बाद में लिया गया हो, बाद में ज्वाइन किए हो, लेकिन प्रीवियस क्लासेस को ना भूलें। देखिए कितने क्लासेस हो चुके हैं, उसको अटेंड करके आइए भाई, तो पता चलेगा मेंस की क्या क्या विषय पूरा बताया मैंने। सबका कोर्स निकालेंगे, सबका कोर्स, दर्शन का कोर्स निकालें, बिल्कुल कोशिश करते हैं, समाजशास्त्र का भी, ठीक है तुलसी जी। मेंस के लिए हम कोशिश करते हैं कोर्स लेके आएंगे, ओके। इकोनॉमी की क्लास शुरू करेंगे, अंशु जी पढ़ना शुरू करिए ना, सब चीज़ पढ़ाएंगे भाई। अब एक साथ तो क्या है कि 7-8 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाए नहीं जा सकते ना, आप भी नहीं पढ़ पाएंगे। एक सब्जेक्ट चलेगा, वो ख़त्म होगा, दूसरा शुरू होगा, वो ख़त्म होगा, तीसरा शुरू होगा, है कि नहीं? तो देखिए ये सब्र थोड़ा सा रखना पड़ेगा कि सर ये भी पढ़ाइए, ये भी पढ़ाइए, ये भी पढ़ाइए, ऐसा ना करें, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, कोई फ़ायदा है नहीं। तो एक जब चल रहा है वो ख़त्म होगा, या एक पोर्शन कवर हो जाएगा, तो नया शुरू होगा, ऑब्वियस ही बात है। और कोई डाउट है? सब बताएंगे, अभी इसमें बचा हुआ है अश्वनी, बिल्कुल अभी इसमें बचा हुआ है ना। कल अक्षांशीय देशांतरी विस्तार बताते हुए ना, पूरा सबसे बड़ी बाउंड्री किसके साथ शेयर हो रही है, क्या हो रही है, ये सारे इन्फॉर्मेशन कल आपको दे देंगे, ठीक है। ठीक है तुलसी जी, बताएंगे बिल्कुल, दर्शन बताएंगे। पीडीएफ भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हर क्लास का पीडीएफ नहीं मिलेगा। हर क्लास का पीडीएफ ऐसे देखो, चूंकि मैंने इसको ब्लैंक बोर्ड में पढ़ाया है, तो इसमें पीडीएफ जैसा कुछ है नहीं ना। इसमें पीडीएफ जैसा कुछ है क्या? इसको तो सबको आपको कॉपी में लिखनी है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी कॉपी में रहेंगी। ये मैप जो है आपको खुद बनाना है, तो इसमें कुछ पीडीएफ चाहिए। थोड़ा सेंसिबल बात करनी है हमको, सेंसिबल बनना है, थोड़ा दिमाग लगाना है हमको। ऐसी चीज़ों का पीडीएफ की ज़रूरत होगी जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिए हो, ठीक है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, इसमें इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा चीज़ें हमने शुरू में जानी है, खुद से कॉपी में बनाना है, तो पीडीएफ की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। जो प्रिंट करा के ला के पढ़ाएंगे ना, उसका पीडीएफ आपको देंगे, ठीक है। के नेताम जी, इंडियन जीएस जो है 24 तारीख से हमने शेड्यूल किया हुआ है उसे, ठीक है। धीरे धीरे क्लास जो है स्लो शुरू करते हुए हम स्पीड पकड़ेंगे, स्लो शुरू करते हुए स्पीड पकड़ेंगे हम, ठीक है। तो 24 तारीख से हम इंडियन जीएस टेंटेटिव हमने डेट रखा है, और जल्द ही पेस में 2 क्लास और फिर आने वाले समय में 3 क्लास भी शुरू कर देंगे एक समय में। बस आप शुरू तो करिए, एकदम से मैं 5-6 घंटे का लोड आपको दे दूं केवल क्लास को लेकर, ये सही नहीं होगा आप लोगों के लिए, समझिए इस बात को। तो जैसे जैसे थोड़ा टाइम होता जाएगा, मई में आते आते हम 2 सब्जेक्ट, और फिर जुलाई आते आते हम 3 सब्जेक्ट भी पैरेलल चलाने लगेंगे, ओके। किस में 10 होगा? एमपी में काउंट कर लीजिए, हो सकता है कुछ एक आध काउंटिंग हो गई होगी, मिस्टेक, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 तो लग रहा है मुझे। हाँ 9 तो लग रहा है मुझे भाई। कल इस पे और चर्चा कर लेंगे अगर कोई होगा। चलिए, तो यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। रिवीजन करिएगा, कल रिवीजन करके आइएगा। इसके आगे की बात हम करेंगे कल सुबह 11 बजे। थैंक यू सो मच।